worked on, especially in the context of the difference people, poor people dealing with work. I've been speaking to quite Good afternoon, students. अभी मैं आपकी YouTube में चैट ही देख रहा हूँ। रोशनी शर्मा पूछ रही है, मैम हमारे स्कूल कब खुलेंगे? बेटा स्कूल का भी कुछ भी डिसाइड नहीं है कब तक खुलेंगे, बट उम्मीद है शायद जुलाई मिड तक चांसेस हैं। डिपेंड करता है क्या सिचुएशन रहती है कोरोना की। तो अभी तो कुछ फाइनलाइज नहीं है कब तक खुलेंगे, बट उम्मीद है कि जुलाई मिड में शायद खुल सकते हैं, वो भी अगर सिचुएशन ठीक रही तो। और अगर चैप्टर की बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपका चल रहा है, संगठन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और इसके 2 सेशन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। और दोनों सेशन में आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में। तो आज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अंतरण एवं विकेंद्रीकरण। तो आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम पहले वाला भी हल्का सा रिवाइज करेंगे कि लास्ट क्लासेस में आपने क्या किया है, और उसके बाद हम आज के टॉपिक पर आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गेनाइजिंग वैसे होता क्या है, तो ज़रा जो बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज़, ज़रा अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको अभी तक क्या समझ में आया। संगठन से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या अभी तक आपको समझ में आया? ज़रा चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं देखता हूँ कि किस बच्चे को ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझ में आया अभी तक। ऑर्गेनाइजिंग से आप क्या समझते हैं, ज़रा अपने चैट बॉक्स में लिखिए एक बार कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको क्या समझ में आया अभी तक। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, या संगठन हम किसे कहते हैं? या थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है सर। आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है? ओके। अब कुछ क्लियरिटी है पहले से? हाँ, बस थोड़ी सी इको साउंड है। हाँ, इको साउंड है, हल्की सी ना इको साउंडिंग हो रही है। अच्छा, तो चल तो नहीं रहा वैसे इको का, देखता हूँ। समृति धवन का आंसर आया है ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। ऑर्गेनाइजिंग इज ब्रिज बिटवीन प्लान एंड एक्शन, सिमिया सिंह। वेरी गुड। महेंद्र सिंह नेगी लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। वेरी गुड।
मोहम्मद अफजल लिख रहे हैं अपने एक्सपेक्टेड गोल को अचीव करने के लिए ढांचा तैयार करना। वेरी गुड। प्रीति कोहली लिख रही है टू वर्क टुगेदर बाय असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स टू पर्टिकुलर पर्सन टू डू वर्क इन ए मैनर। वेरी गुड। आशा कश्यप भी लिख रही है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपर्ली इन ए मैनर। तो वेरी गुड बेटा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ आपके इससे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में ही दोबारा से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। आशा मैम शायद आपकी वॉइस म्यूट कर लो आप, आपका ना साउंड शायद म्यूट नहीं है। आप अपना जो वॉइस है ना म्यूट कर लो आशा मैम। आप हाँ, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप अपनी वॉइस म्यूट कर लो, उसकी आ रही है। हाँ ठीक। चलिए बेटा, तो आज बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो अब मैं टॉपिक आज का बेटा स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलो जी। कि हमारे आपके साथ जुड़े हुए जो एजुकेटर्स हैं इन सबको तो आप अब अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे। अरुण कुमार सेठी, ज्योत्सना डावर मैम, पुनीत गोला सर, आशा सेठ मैम, SD फुलारा सर, ज्योति कौशिक मनन मैम, मुकेश शर्मा सर, महेश जैन सर और अनुराधा बॉस। तो इन सबको तो आप अब दिलो दिमाग में बिठा चुके होंगे कि इतने अच्छे अच्छे टीचर भी हैं हमारे पास जो हमें इससे पहले मिले ही नहीं थे और कोरोना ने हमको मिला दिए। तो आपके सामने बेटा ये पूरी टीम है हमारी बिजनेस स्टडीज़ की, और अकाउंटेंसी के भी आप जानते हो पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये आपकी ऑनलाइन क्लास सपोर्ट है बेटा। या आप अपने सामने देख रहे हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा हो, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की बेटा, तो इस पे जाके आप अपना कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस साइट पे जाके आप अपनी क्लियर कर सकते हो। चलो जी, अब बिजनेस की क्लास है बेटा, तो बिजनेस की थोड़ी सी बात करते हैं। भाई बिजनेस का मतलब सर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें इसके लिए कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो हाँ बेटा, ज़िंदगी में बाकी कुछ नहीं तो 3 फैक्ट्री आप ज़रूर लगाओ। कौन कौन सी वो बताता हूँ आपको। पहली है बेटा दिमाग में बर्फ़ की फैक्ट्री। अपने दिमाग में हमेशा एक बर्फ़ की फैक्ट्री लगा के रखो। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपका दिमाग क्या रहेगा बेटा, हमेशा ठंडा, कि आप गर्म नहीं होगे कभी। कोई भी सिचुएशन हो तो अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखना, और ये आपकी बहुत मदद करेगा लाइफ में। दूसरी फैक्ट्री बेटा लगाना ज़ुबान में चीनी की फैक्ट्री, यानी शुगर फैक्ट्री इन ज़ुबान। क्योंकि आपकी ज़ुबान ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है ना, ज़ुबान। यानी किसी को आपने पिंच करना है तब भी ज़ुबान सबसे खतरनाक चीज़ है, कि एक बार जो ज़ुबान से निकल गया वो इंसान भूलता नहीं है, आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया। तो इसलिए बेटा ज़ुबान में हमेशा जो है शुगर फैक्ट्री लगा के रखो। इसका मतलब हमेशा मीठा बोलो, किसी से भी गलत नहीं बोलना आपको ज़िंदगी में, लाइफ में हमेशा मीठा बोलो, किसी को भी गलत नहीं बोलना। और तीसरी है बेटा दिल में प्यार की फैक्ट्री लगा के रखो, यानी लव फैक्ट्री इन हर्ट। तो प्यार हमेशा बांटते चलो, कहते हैं ना प्यार बांटते चलो। तो लव की फैक्ट्री हमेशा बेटा दिल में सबके लिए प्यार रखना है आपको, कभी भी किसी के लिए ईर्ष्या या भेदभाव नहीं रखना है। तो अगर आपने ये 3 फैक्ट्री लगा ली तो आप समझ लो बहुत बड़े लाइफ में बिजनेसमैन बन गए, और आपकी लाइफ क्या हो जाएगी बेटा, जिंदगी अपने आप क्या हो जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, यानी सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक हो जाएगी। तो 3 फैक्ट्री तो जरूर लगाना है जिंदगी में, बाकी कुछ करो या ना करो बिजनेस में। चलो जी, चलो थोड़ा सा पिछली क्लास का फटाफट लेट्स रिकॉल करते हैं। सर ने आपको पिछली क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी, मैं फटाफट उनको बता रहा हूँ। आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सर ने आपको बताया था, नाम से पता चल रहा है इसको कार्यात्मक ढांचा बोलते हैं, यानी कार्य के अनुसार हम बांट देते हैं। जैसे आप देख रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट जो काम है वो सब बांट दिए, फाइनेंस का अलग बांट दिया, मार्केटिंग का अलग बांट दिया, HR का अलग बांट दिया, एडमिन का अलग बांट दिया, एक्सेट्रा। तो इसको कार्य के अनुसार बांट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये एक तरीके का सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि पावर जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है, और ये अपने कार्य के अनुसार डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते थे बेटा फंक्शनल, यानी कार्य के अनुसार हम इसको बांट देते हैं। तो इसके अपने अपने एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज भी थी, जो सर आपको पढ़ा चुके हैं। तो मैं जस्ट एक बार आपको जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सामने। एक सर ने आपको बताया था बेटा डिविजनल। डिवीजन आप समझते हो, डिविजनल का मतलब होता है कि भाई डिफरेंट डिविजन्स में बांट देते हैं। जैसे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है कई प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो वो अपनी अलग अलग डिविजन्स बना देती है। जैसे आपके सामने नजर आ रहा है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक केमिकल डिवीजन बना दी, प्लास्टिक डिवीजन बना दी, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन बना दी, यानी जितने प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहे हैं उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एक अलग एग्जांपल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, यूरोपियन डिवीजन हो गया, यूएस डिवीजन हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, आप इंटरनेशनल अगर वर्क कर रहे हो उस तरीके से। तो ये डिसेंट्रलाइज टाइप होता है, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, यानी हर डिवीजन का एक हेड होगा जिसके पास सारी पावर रहेगी और वो अपनी डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज टाइप स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा फंक्शनल था उसमें बेटा सेंट्रलाइज होता है। इसके भी अपनी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सर आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। एक बेटा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, देख लो, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में आपको बताया था। फॉर्मल से आप समझते हो जो बेटा रूल्स रेगुलेशन से बंधा होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। तो ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल। जैसे कि प्रेसिडेंट है हमारा, और इसमें उसने नीचे वाइस प्रेसिडेंट बना रखे हैं अपने, प्रोडक्शन का अलग है, फाइनेंस का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, और उनके नीचे अलग अलग टाइप्स के मैनेजर बने हुए हैं, और इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है बेटा। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल हमारी कहलाती है, यानी इसमें पूरा रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हायरार्की चलती है ऊपर से नीचे की ओर, वर्टिकल। एक हमने पढ़ा था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल, जो लास्ट क्लास में जल्दी खत्म कर दिया था सर ने टाइम की वजह से। तो इनफॉर्मल होता है बेटा जिसमें रूल्स रेगुलेशन वर्क नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, नेचुरल है। जैसे आप स्कूल में भी अब पढ़ते हो तो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो आपका फॉर्मल लिंक है कि मेरी क्लास का स्टूडेंट है, मेरे सेक्शन का स्टूडेंट है। लेकिन आप जब रिसर्च ब्रेक में जाते हो, बाकी स्टूडेंट से भी मिलते हो, उनसे भी बात करते हो, दूसरी क्लास के बच्चों से भी बात करते हो, तो वो एक तरीके का इनफॉर्मल हो गया, यानी वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सोशल नीड्स होती है जैसे आप देख रहे हो वैसा ही है, बट इसमें क्रॉस कनेक्शंस भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नेटवर्क टाइप हो जाता है, इसमें सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, बट ऑफिशियल नहीं होता। ये सोशल नीड होती है हमारी कि हम दूसरों से भी बात करें। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है इनफॉर्मल। और अगर आप शॉर्ट में देखो, अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, जैसे ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे बहुत सारी आप देख रहे हैं डिविजन्स, ब्रांचेस हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, और ये मैंने रेड रेड से कुछ अंडरलाइन कर दिए हैं, ये इनफॉर्मल के एग्जांपल हैं। जैसे ब्रेकफास्ट ग्रुप बन गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज है उसमें ब्रेकफास्ट होता है सुबह, तो वहाँ पे अलग अलग लोग बैठते हैं, अब इस ब्रांच का भी बैठ जाएगा, इस ब्रांच का भी आपस में बैठ के बातें कर लेंगे। ऐसे ही हो सकता है कुछ मॉर्निंग वॉक ग्रुप बन जाते हैं आपस में, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं एक ही ऑर्गेनाइजेशन की एक ही ब्रांच में काम कर रहे हो, आपस में मिल के आप काम कर रहे हो। चेस का ग्रुप बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, तो आपस में मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, भले ही उस वो किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के अंडर में नहीं है, फिर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है बेटा, जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, सोशल नीड्स होती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, मैंने थोड़ा सा एक आपको जस्ट एक आइडिया की दिया कि होता क्या है। चलो बेटा, अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब आप आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हो कि एक साहब खड़े हुए हैं और सामने देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये इतने सारे काम मुझे नजर आ रहे हैं, मैं अकेला करूंगा कैसे। बेटा हिंदी में अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, हिंदी में वो सिर्फ लेट्स रिकॉल वाला इंग्लिश में था, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर हिंदी में, तो आगे बेटा अब हिंदी नजर आएगी आपको, वो सिर्फ रिकॉल में इंग्लिश का था। अब ये देखो, ये साहब देख रहे हैं कि इतने सारे काम करने हैं इनको, ऑब्जेक्टिव भी बनाने हैं, मेल भी करनी है, लोगों से मिलना भी है, टाइम का भी ध्यान रखना है, इतने सारे टास्क होते हैं किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी ऑफिसर के लिए। तो वो परेशान हो जाता है कि इतने सारे काम मैं करूं कैसे, इतने सारे काम नजर आ रहे हैं मुझे। तो फिर वो सोचता है तुम अकेले उस संस्था का कार्य नहीं संभाल सकते, भाई अकेला बंदा इतने सारे काम कैसे करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत सुनिए ना आपने कि भाई अकेला बंदा तो सब काम नहीं कर सकता, इतने सारे काम है, वो परेशान हो जाएगा अकेला करते करते। तो उसको क्या करना पड़ता है बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल लो, अब मैं आपके स्कूल का ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके स्कूल का। मान लो आपके प्रिंसिपल सर हैं, तो आप देखते हो ना कि आपके स्कूल में उन्होंने बहुत सारे चार्ज बांट दिए, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम इंचार्ज होंगे, टाइम टेबल इंचार्ज होंगे, मिड डे मील इंचार्ज होंगे, एडमिशन इंचार्ज होंगे, हैप्पीनेस क्लास जो चल रही है उसके इंचार्ज होंगे। तो बेटा सारे काम उन्होंने बांट दिए कि ये जो है ये एग्जाम का काम देख लेंगे, सारा इनकी पावर दे दी एग्जाम करवाने की, इनको टाइम टेबल बनाने का पावर इनको दे दी कि ये टाइम टेबल बनाएंगे, मिड डे मील का काम इनको दे दिया, एडमिशन का काम इनको दे दिया, हैप्पीनेस का काम इनको दे दिया, क्योंकि प्रिंसिपल सर तो सारे काम नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने इंचार्ज बना दिया और इनको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी कि आप ये सारे काम देखो। तो इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि बेटा आप ये सारे, यानी आप ये काम देखो और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर सारे काम नहीं देख सकते। ऐसे ही जो क्लास टीचर होते हैं, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, तो क्लास टीचर क्या करते हैं, एक मॉनिटर बना देते हैं, आप में से बहुत सारे मॉनिटर भी होंगे,
तो मॉनिटर भी इसलिए बनाते हैं कि भाई सर जो है अपने पीरियड में तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बाकी पीरियड में उनको कैसे पता चलेगा बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे टीचर्स का कहना मान भी रहे हैं नहीं मान रहे, तो क्या करते हैं अपना एक मॉनिटर बना देते हैं। तो मॉनिटर क्या करते हैं, सर के बिहाव पे सारी नज़र रखते हैं। सर बता देते हैं बेटा ध्यान रखना कौन कौन से बच्चे क्या क्या शैतानी कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, मुझे जरा बताते रहना हर पीरियड में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो क्लास टीचर ऐसे ही मॉनिटर बना देते हैं ताकि उनका काम भी थोड़ा सा हल्का हो जाए और उनको पूरी क्लास के बारे में पता रहे। अब आप सोचोगे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है इन्हीं से लिंक्ड है। देखो कैसे, चलो जी अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का बेटा हमारा टॉपिक है डेलीगेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरण, भार अर्पण या प्रत्यायोजन भी बोल देते हैं हिंदी में अगर आप पढ़ोगे। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में एक जो है दूसरे को कोई काम सौंप रहा है तो इसको बोलते हैं हम डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में नजर आएगा आपको। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबॉर्डिनेट। तो सिंपल सा है बेटा, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि कोई भी जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को क्या करता है, अपना अधिकार ट्रांसफर करता है। तो जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी ट्रांसफर करता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा डेलीगेशन यानी अंतरण। It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priority activities. अब आप सोचोगे जी इसकी जरूरत क्या है सर अंतरण की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी एक पिक्चर कि भाई जो मेन बंदा है बिजनेस का या बिजनेस का ऑनर है या मेन हेड है वो सारे काम तो नहीं कर सकता ना, उसको मेन फोकस करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी कुछ पावर को नीचे ट्रांसफ़र कर दे ताकि वो अपना जो एफिशिएंट वर्क है वो कर पाए, यानी हाई प्रायोरिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो मेन है बिजनेस के लिए उसकी उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो इसीलिए बेटा वो डेलीगेशन कर देते हैं ताकि वो अपनी जो मेन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान दे पाएँ। तो इसीलिए डेलीगेशन बहुत ज़रूरी होता है एफिशिएंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है बेटा, एज ए कंसिक्वेंस इफ सुपीरियर डिजायर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, focus on objective and ensure that all work is accomplished, he must delegated authority। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा कि डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो भी सुपीरियर होता है, हेड होता है, अगर वो चाहता है कि वो अपने गोल पे फोकस करे, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करे ऑर्गेनाइजेशन के, और ये सोचे कि सारा काम जो है पूरा हो जाए टाइम पे, तो बेटा उसको डेलीगेट अथॉरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी नीचे के लोगों को पावर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके बिहाफ पर वो काम कर सकें और वो जो है मेन फोकस कर सके। जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके स्कूल से रिलेटेड ही दिया, प्रिंसिपल सर, कि प्रिंसिपल सर अगर सारे काम देखने लगेंगे तो बेटा स्कूल संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अपनी पावर को नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि स्कूल अच्छे से चलता रहे और वो जो मेन काम है, मेन प्रियोरिटीज वाले काम, उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। It also satisfied the subordinates' needs for recognition and proved them with opportunities to develop and exercise initiative। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेटा जो आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको भी चाहिए होता है रिकॉग्निशन की, उनको भी पहचान मिले। अब सर अगर किसी को मॉनिटर बना देते हैं तो उसको लगता है ना अच्छा कि हाँ सर ने मुझे मॉनिटर बनाया, मुझे ध्यान रखना है, सर ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि मैं अच्छा लगा सर को, मुझे मॉनिटर बना दिया। तो ऐसे बेटा एम्प्लॉयज़ का होता है, जब हम उनको कोई पावर देते हैं, कोई काम देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ भाई सर ने मुझे पहचाना, मुझे इस तरीके से काम दिया, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेवलप करने का मौका मिलता है, इनिशिएटिव लेने का मौका मिलता है। तो उनको अच्छा लगता है जब हम किसी भी नीचे वाले को, अपने अधीनस्थ को कोई भी काम देते हैं तो उसको उत्साह आता है कि सर ने मुझे इतना अच्छा समझा कि भाई मेरे को ये काम दिया है। तो उनको बेटा बहुत मोटिवेशन मिलता है और उनको आगे डेवलप होने के चांसेस भी मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखने के चांस मिलते हैं बेटा उनको। However, delegation does not mean abdiction. The manager shall still be accountable for the performance of the assigned task। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता बेटा कि उसने पद का त्याग कर दिया। प्रिंसिपल सर ने अगर कोई टाइम टेबल इंचार्ज बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने अपनी पोस्ट त्याग दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ काम दे दिया उसको। प्रबंधक जो होगा यानी मैनेजर, वो अभी भी जवाबदेह होगा बेटा अपनी टास्क के लिए, यानी अकाउंटेबल होगा। जो मैनेजर होगा वही अकाउंटेबल भी होगा। तो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने पोस्ट त्याग दी, अगर कुछ भी बात होती है तो सबसे पहले जवाब प्रिंसिपल सर को ही देना पड़ेगा, यानी हेड को। तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पोस्ट का
त्याग दे दिया, रिजाइन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने पावर ट्रांसफर किया है ताकि आपका काम इजीली होता रहे। तो बेटा जवाब दे तो मेन हेड ही रहता है। Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने पावर दे दी किसी को तो उससे आप वापस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पावर दे दी तो परमानेंट हो गया। वो आप देखते हैं ना अपने स्कूल में भी टाइम टेबल इंचार्ज बदलते रहते हैं। जब सर को लगता है कोई भी रीजन से कि भाई चलो टाइम टेबल इंचार्ज इनको नहीं, इनको बनाना चाहिए, उनको दे दिया काम। या मॉनिटर भी कई बार सर बदल देते हैं क्लास में कि भाई चलो इसकी जगह मैंने इसको मॉनिटर बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि उसको पावर दे दी और वो कहीं ज़्यादा ही पावर में आ जाए, सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। तो ऐसा नहीं होता बेटा, पावर वापस भी ली जा सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पावर दे दी तो परमानेंट होगी, हम किसी और को भी पावर दे सकते हैं। तो इसीलिए जिसको हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं उसको यूज़ उसी तरीके से करना चाहिए, ध्यान से। तो ये बेटा डेलीगेशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं अभी तक। So, irrespective of the extent of delegated authority, the managers shall still be accountable to the same extent as before delegation. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बेटा पावर भले ही आपने ट्रांसफर कर दी लेकिन मैनेजर फिर भी क्या होगा, अकाउंटेबल होगा जैसा वो बिफोर डेलीगेशन था। अगर कोई भी बात होती है स्कूल में, कोई भी गलत चीज़ हो जाती है तो प्रिंसिपल सर के ऊपर ही सबसे पहले बात आती है, टीचर्स या इंचार्ज के ऊपर बात तो बाद में आएगी। तो इसलिए बेटा जो मैनेजर होता है अकाउंटेबल तो वो तब भी रहेगा भले ही उसने अपनी डेलीगेशन यानी पावर जो है वो नीचे डेलीगेट कर दी है। तो डेलीगेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए, मेन कामों पर ध्यान रहे। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि डेलीगेशन होती क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है ये, और अकाउंटेबिलिटी इसके बिना यानी इसके साथ रहेगी तब भी। चलो जी, अब थोड़ा सा आपको मैंने डेलीगेशन के बारे में बताया अभी तक सिंपली कि डेलीगेशन होता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो सबसे पहले अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो। तो सबसे पहले आपके पास ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आप जरा बताइए मुझे इसके बारे में कि डेलीगेशन अलाउज मैनेजर टू द एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। डेलीगेशन अलाउज मैनेजर्स टू एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी अंतरण प्रबंधकों को अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति देता है। आपके हिसाब से ये ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट जरा चैट बॉक्स में आंसर लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। आंसर आने शुरू हो गए। ट्रू वंदना सक्सेना, अंजनी अग्रवाल, अमरनाथ मिश्रा, कपिल झा, अंजनी, जय सिंह, जतिन भट्ट, मानसी पवार, ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बेटा। मोस्टली आंसर्स ट्रू ही आ रहे हैं, एक आधे का ही फॉल्स आया है। तो जैसे मैंने अभी आपको डेलीगेशन में बताया ही था बेटा कि डेलीगेशन मैनेजर्स को अलाउ करता है एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आप अपनी पावर को नीचे ट्रांसफर कर दोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंड करने का मौका मिल जाएगा एरियाज को, ताकि आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो अच्छे तरीके से। तो बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, वेरी गुड। ट्रू है बेटा इसका जवाब, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ट्रू दिया बहुत बढ़िया उनके लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक और ट्रू फॉल्स आपके सामने। डेलीगेशन डू नॉट अलाउज ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने बेटा ट्रू फॉल्स का। डेलीगेशन डू नॉट अलाउज ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। आपके हिसाब से ये ट्रू है या फॉल्स है? जरा फटाफट आंसर दो अपने चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अंतरण यानी भारार्पण जिसको बोलते हैं, या प्रत्यायोजन भी बोल देते हैं हिंदी में, अधीनस्थ को अधिकार देने की अनुमति नहीं देता है। डेलीगेशन डू नॉट अलाउ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का चैट बॉक्स में। सोना जेरवाल सर मेरा नाम भी लो, ले लिया बेटा, आंसर तो दो तभी तो नाम लूंगा। कृष्णकांत आपका नाम भी ले लिया, अब आंसर दो जरा फटाफट। डेलीगेशन डू नॉट अलाउ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, ट्रू है फॉल्स है? आंसर आने शुरू हो गए। फॉल्स गुरमीत सिंह, राम यादव, दीपक, नेहा यादव, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। टीके गेमिंग, कनक दीक्षित, मोहम्मद अजरुद्दीन, फॉल्स। तो बहुत सारे बच्चों के आंसर्स, बल्कि सबके ही ज़्यादातर फॉल्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब यही होता है बेटा, ग्रांटिंग अथॉरिटी। बिना अथॉरिटी दिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से? डेलीगेशन का मतलब ही है कि हम उनको अथॉरिटी ग्रांट करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा फॉल्स, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड आंसर, फॉल्स है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी को ग्रांट करना जरूरी होता है, उसी को हम डेलीगेशन बोलते हैं, जब हम अथॉरिटी नीचे वालों को पावर ट्रांसफर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, फॉल्स है इसका जवाब, जिन्होंने भी फॉल्स दिया वेरी गुड। इकरा परवीन, ले लिया आपका नाम। थर्ड बेटा एक और क्वेश्चन है आपके सामने, स्केलर चेन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन। याद है आपको स्केलर चेन पढ़ा था आपने, फ्यूल का एक प्रिंसिपल अगर याद हो आपको तो फ्यूल चेन था, सोपान श्रृंखला अंतरण का आदर्श उदाहरण है। आपको क्या लगता है ये बिल्कुल सही है या गलत है? चैट बॉक्स में फटाफट लिखो जरा। स्केलर चेन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन, स्केलर चेन याद है आपको? मोहम्मद आसिफ हुसैन सर, मैं भी आंसर देता हूं, आप नाम क्यों नहीं लेते? ले लिया बेटा आपका नाम भी, अब इसका आंसर दो मुझे। स्केलर चैन, खुशी मेहंदी रखता, आपका नाम भी ले लिया मैंने। स्केलर चैन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन, फटाफट आंसर बताओ मुझे, ये ट्रू है या फॉल्स है? फ्यूल का एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा बेटा आपने, स्केलर चैन, सोपान श्रृंखला। ट्रू 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 आंसर आने शुरू हो गए। बीना बिस्ट ट्रू, शिवानी चौहान ट्रू, हिमानी पाल ट्रू, रितेश गौतम ट्रू, शिव कुमार ट्रू। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा स्केलर चैन में होता ही है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसमें, यानी कि हम नीचे पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत बढ़िया, ट्रू है इसका आंसर, जिन्होंने भी ट्रू दिया उनका मेरी तरफ से क्या है, हार्दिक अभिनंदन है बेटा। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, ट्रू है इसका आंसर, बहुत बढ़िया। चलो जी, एक फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं अब। द डैश ऑफ अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अधिकार का डैश श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर, नीचे की ओर बहता है। तो बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फटाफट जरा चैट बॉक्स में लिखो क्या आना चाहिए आपका आंसर फिल इन दी ब्लैंक्स में, फटाफट जरा। द डैश ऑफ अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। अधिकार का डैश श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर, नीचे की ओर बहता है। फटाफट जरा चैट बॉक्स में फिल इन दी ब्लैंक्स का आंसर है बेटा। सूरज गुप्ता, आपका नाम भी ले लिया मैंने, जल्दी से आंसर लिखो, फिल इन दी ब्लैंक्स। बादल बेरा आपका नाम, अंजलि अरोड़ा सबका नाम ले लिया मैंने, अब इसका आंसर लिखो। सुमित पाल का आंसर आया डेलीगेशन, पूजा दबास डेलीगेशन, वीरेंद्र चौधरी, जोदिंदर, राशि बाली डेलीगेशन, मोहम्मद नासिर डेलीगेशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिमलाकर की डेलीगेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। डेलीगेशन बिल्कुल सही जवाब है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी हम हिंदी में बोलते हैं अंतरण। तो बिल्कुल सही जवाब है बेटा, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, या हम बोल सकते हैं अधिकार का अंतरण श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर, नीचे की ओर बहता है। बहुत बढ़िया जवाब बेटा, डेलीगेशन इसका आंसर है। मानसा अरोड़ा, बहुत बढ़िया। चलो जी, अभी तक तो हमने बात की थोड़ी सी डेलीगेशन की जी। डेलीगेशन होता क्या है, पावर को नीचे सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करना कहलाता है डेलीगेशन। अब ये जो प्रॉपर डेलीगेशन वर्ड है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से, यानी अंतरण के तत्व कौन कौन से हैं, वो देखते हैं फटाफट जरा। तो ये आ गया बेटा आपके सामने डेलीगेशन के एलिमेंट्स। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है अथॉरिटी, अधिकार, क्योंकि अधिकार ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तत्व होता है बेटा इसका अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं हम अधिकार। सेकंड है बेटा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप किसी को अथॉरिटी दोगे, अधिकार दोगे, तो उसको क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबल भी बनाओगे, यानी उसका कुछ उत्तरदायित्व भी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, सर ने किसी को बना दिया क्या, मॉनिटर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई कि वो सर को जो जो सर ने बोला है वो काम करके दिखाएगा, करके देगा। और साथ साथ तीसरा होता है बेटा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जवाबदेही भी हो जाती है उसकी, जिसको हम अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जवाबदेही भी रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसी से जवाब मांगा जाएगा। तो बेटा तीन एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तीनों बेटा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप देखिए आपके सामने, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा अधिकार, अथॉरिटी के बारे में। Authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position। की अथॉरिटी होता क्या, पावर है क्या बेटा, पावर है क्या, राइट दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो कमांड कर सके, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, और एक्शन ले सके किसमें, अपने स्कोप ऑफ पोजीशन में, अपनी जो उसको पोजीशन है यानी उसका जो पद है उसके दायरे में रह के, यानी कि अपने पद के दायरे से बाहर जाके।
तो अथॉरिटी एक तरीके का राइट होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि उसके नीचे जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो कमांड कर सके, एक्शन ले सके, लेकिन अपनी पोस्ट के पोजीशन में, अपने पद के दायरे में रहते हुए ही लेना है बेटा, उसको ये सारा ध्यान रखना है आपको। The concept of authority arises from the established scalar chain which links the various jobs, position and levels of an organization। तो स्केलर चैन आप पढ़ चुके हो, तो बेटा अथॉरिटी एक्चुअली में अराइज ही वहीं से हुई है। देख रहे हो ये आपकी स्केलर चैन ही नजर आ रही है नीचे ग्रीन ग्रीन में, ए बी सी। तो ये बेटा ऐसे ही चलता है इसमें। अथॉरिटी किसके पास है? सबसे टॉप ए वाले के पास। तो उसके पास पावर है कि वो नीचे अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकता है, आदेश दे सकता है, उनको कमांड है बेटा। जैसे आप देख रहे हो रेड में ही है, तो ये अथॉरिटी है इसके पास, बाकी सब इसके पीछे काम करेंगे। तो अथॉरिटी जो होता है वो बेटा डिफरेंट जॉब्स, पोजीशन, जो लेवल्स होते हैं उनके बीच में अराइज होता है और एक लिंक बिठाता है। जैसे ये आप देख रहे हो लिंक नजर आ रहा है। तो अथॉरिटी एक ऐसी चीज है जो स्केलर चेन में बहुत जरूरी होती है और डिफरेंट जॉब्स के अंदर वो लिंक बिठाती है कि सबसे टॉप पर कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। तो पावर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, अथॉरिटी ऑल्सो रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजंस इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। जैसे आप देख रहे हो ना, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ये आप पढ़ चुके हो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट नीचे देख रहे हो, डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो इसमें बेटा यही होता है कि अथॉरिटी को हम ये भी बोलते हैं कि वो क्या होता है, एक तरीके का राइट होता है डिसीजंस को लेने का, क्योंकि हर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो डिसीजन वही लेता है जिसके पास उसका राइट है, यानी वो, और वो इनहेरेंट होता है जो आपकी पोस्ट है, यानी पोस्ट से क्रिएट होता है बेटा। एक्चुअली में पोस्ट से ही अथॉरिटी क्रिएट होती है, क्योंकि उसमें पोस्ट में ही आपको पावर दी जाती है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो और उस अथॉरिटी को यूज करके आप दूसरे लोगों को बता सकते हो कि क्या करना है और उनको किस तरीके से करना है। तो अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो पोस्ट से क्रिएट होती है और आपको एक राइट देती है बेटा। So authority flows from top to bottom, means superior has authority over the subordinate। तो सिंपल सी चीज है, आप नीचे भी देख रहे हो कि हमेशा अथॉरिटी फ्लो कहाँ से होती है बेटा, टॉप से बॉटम की ओर जाती है हमेशा। यानी सुपीरियर को अथॉरिटी है किसके ऊपर, अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर। जैसे टॉप लेवल को मिडिल लेवल, मिडिल लेवल को लो लेवल, लो लेवल को ऑपरेशनल लेवल। तो इस तरीके से बेटा अथॉरिटी जो फ्लो होती है वो टॉप से बॉटम की ओर होती है। नेक्स्ट है, अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप with the superior communicate his decisions to the subordinates expecting compliance from him and the subordinate executes the decisions as per the guidelines of the superior। तो अथॉरिटी बेटा क्या करती है, एक तरीके का निर्धारण करती है कि जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यानी सुपीरियर जो होता है, हेड होता है, वो अपना कम्युनिकेशन करता है किससे, सबॉर्डिनेट को अपना डिसीजन बता देता है कि भाई ये डिसीजन ले लिया है मैंने और ये काम आपको करना है, और सबॉर्डिनेट को वो काम करके दिखाना होता है, कंप्लायंस करना होता है उस काम को। और सबॉर्डिनेट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है डिसीजंस को जो भी सुपीरियर ने उसको गाइडलाइंस दी हैं। तो अथॉरिटी बेटा आपस में लिंक भी लाता है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का आपस में क्या लिंक है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट को बता देगा मैंने ये डिसीजन लिया है और आपको ये काम करना है, और सबॉर्डिनेट जो भी गाइडलाइंस होंगी सुपीरियर की उसको ध्यान में रख के वो काम पूरा कर देगा। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये गाइडलाइंस दी पिक्चर में भी, और वो उस तरीके से निर्देशों का पालन करेगा। तो ये अथॉरिटी बहुत ही पावरफुल चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत जरूरी है ये। It must be noted that authority is restricted by laws and the rules regulation of the organization, which limits its scope. However, as we go higher up in the management hierarchy, the scope of authority increases। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं ना बेटा कि सत्ता का नशा बहुत खराब होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दो तो हो सकता है कि उसका दिमाग क्या हो जाए, घूम जाए कि मेरे पास इतनी पावर आ गई, मैं तो भगवान बन गया। तो ऐसा नहीं होता बेटा, अथॉरिटी भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो उसके दायरे में रह के अथॉरिटी का यूज करना है, उसका स्कोप बांध दिया जाता है कि भाई ये है आपके दायरे में, ये पावर है, इससे बाहर जाके आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए बेटा उसको स्कोप बांध दिया जाता है। हाउएवर एज वी गो हायर, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप पे जाते हो तो अथॉरिटीज का स्कोप बहुत बड़ा होता जाता है। यानी जो सबसे टॉप पे होगा उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के अंदर हमेशा बंधी हुई होती है ताकि उसका मिसयूज ना हो पाए। तो आपको कानून के दायरे में रह के ही, रूल्स के दायरे में रह के ही अथॉरिटी का यूज करना है। चलो जी, अब अथॉरिटी की बात तो हो गई जी, पावर पावर पावर, सत्ता सत्ता सत्ता। अब जब हम पावर को ट्रांसफर करते हैं तो एक नई चीज पैदा होती है जिसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीचे देख रहे हो आप, पिक्चर नजर आ रही है आपको, एक ये लेडी बैठी हुई है, सामने लैपटॉप रखा हुआ है और बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये कैलकुलेशन भी कर रही है, लिख भी रही है,
देख रहे हो इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं उसको। तो बेटा यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर दे दी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे काम करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली प्लान द असाइन ड्यूटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, एक तरीके का आपका ऑब्लिगेशन हो गया, किसका, सबॉर्डिनेट का, कि जो भी उसको ड्यूटी असाइन की गई है उसको वो पूरा करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, एक तरीके का आपका दायित्व है कि जो आपको काम दिया गया है उसको आपको ठीक से करना है। जैसे मैंने मॉनिटर का एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, सर ने अगर किसी को मॉनिटर बना दिया क्लास में या मैडम ने मॉनिटर बना दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर ने जो काम दिया है वो उसको पूरा भी करेगा, ठीक से निभाएगा। It arises from a superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior. तो ये भी बेटा क्या होता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप से ही पैदा होती है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है, यानी वो बाउंड हो जाएगा कि उसको जो ड्यूटी दी गई है, उसको जो काम दिया गया है, जो असाइन किया गया है वो उस काम को करेगा, क्योंकि सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी उसको ट्रांसफर किया है कि आपको ये काम करना है, ये डिसीजन लिया है। तो सबॉर्डिनेट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि वो काम को करे, जैसे ये देख रहे हो आप पिक्चर में भी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, यानी कि सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर सुपीरियर। तो इसमें क्या है बेटा, बेसिकली अब यहाँ देख रहे हो आप, अथॉरिटी तो जा रही थी ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो आप पिक्चर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो ऑफिसर है, हायर अथॉरिटी है, उन्होंने जो काम दिया है वो उसको पूरा करेगा। तो सिंपल सी चीज है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाती है और अथॉरिटी डाउनवर्ड जाती है, यानी ऊपर से नीचे आ रही है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से जा रही है ऊपर, यानी वो ऊपर वाले अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व निभाएगा। सो द इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कम्युनिकेट विद द असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमेशा इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या चीज है कि अथॉरिटी बराबर होनी चाहिए जितनी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि जब तक आप किसी को अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो आपके प्रति उत्तरदायित्व भी नहीं होगा। जब तक आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी, पावर नहीं दी, तो वो काम पूरा कैसे करेगा। तो बेटा उत्तरदायित्व के साथ साथ उसको अधिकार भी उसी तरीके से देने चाहिए ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आपस में। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिलेशनशिप अगर आप देखोगे बेटा, तो जैसे ये तराजू नजर आ रहा है आपको, तराजू बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है, दोनों तरफ भार बराबर है। तो इस पिक्चर से ही आप समझ जाओगे कि बेटा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो ना, इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मे लीड टू क्या, अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है, मिस यूज ऑफ द अथॉरिटी हो सकता है। क्यों? नेचुरल सी चीज है भाई, अगर किसी को बहुत ज्यादा पावर दे दो तो उसके चांसेस हैं उसका दिमाग ज्यादा घूम जाएगा, अपने आप को सुपीरियर समझने लगेगा, तो वो मिसयूज भी कर सकता है उस पावर का। और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन इज मोर देन द अथॉरिटी और अथॉरिटी कम दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, तो ये पर्सन को इनफेक्टिव बना देगा। इनफेक्टिव कैसे बना देगा, मुझे ये काम दे दिया लेकिन मेरे को पावर तो दी नहीं उस काम को करने की, तो मैं भी सोचूंगा छोड़ना यार, पावर तो इसने खुद ले रखी है, काम मेरे से करवा रहा है तो छोड़ो, मैं क्यों करूंगा। तो वो इनइफेक्टिव बना देगा, वो काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा बेटा। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आपने अधिकार ज्यादा दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अधिकार कम दे दिए, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। दोनों का बैलेंस बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी इफेक्टिव डेलीगेशन हो पाएगा। तीसरा जो एलिमेंट था बेटा अकाउंटेबिलिटी, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। तो सिंपल सी चीज है, अब जवाबदेही, जवाबदेही क्या है चीज है जी, आंसरेबल टू द फाइनल आउटकम, यानी जो रिजल्ट निकल के आया उसके लिए मुझे जवाब देना है, वही मेरी क्या है, जवाबदेही। यानी जो फाइनल आउटकम होगा उसके लिए मुझे ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा। अगर वो काम ठीक से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये मुझसे ही पूछा जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबल, यानी जवाबदेह होना। Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि हमने अगर किसी को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, ट्रांसफर कर दी और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकता बाद में कि सर मैं तो, सर मुझे नहीं पता कुछ भी, सर मैं कैसे जवाब दूं। तो ऐसा नहीं होता बेटा, जब आपने पावर दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही से मुकर नहीं सकता, जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर काम पूरा नहीं हुआ, कुछ भी गलत हुआ, तो जवाब तो उसी से मांगा जाएगा, क्योंकि उसको पावर भी दी गई थी और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट भी की थी।
तो अकाउंटेबिलिटी उसी की रहेगी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेबिलिटी। It cannot be delegated and flows upward, means subordinate is accountable to a superior for satisfactory performance of work। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेड रेड में कर रखी है, अथॉरिटी क्या होती है, डेलीगेट नहीं हो सकती। जवाबदेही को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी, क्योंकि जवाबदेही तो मेरी ही रहेगी। और ये हमेशा फ्लोज क्या होती है, अपवर्ड, क्योंकि हम ऊपर वाले के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। तो हमेशा सबॉर्डिनेट जो है वो अकाउंटेबल होता है सुपीरियर के लिए, अपना काम को सेटिस्फैक्टरी तरीके से करने के लिए। तो बेटा हम जवाबदेही को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी तो हमारी रहेगी रहेगी। जैसे आप ये देख रहे हो ना, मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब ले ली एम्प्लॉय ने, तो अब ये अकाउंटेबल हो गया मैनेजर के प्रति, इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि एम्प्लॉय किसी और के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डाल दे, तो जवाब तो इसी से मांगा जाएगा, ये काम अगर गलत हुआ या क्यों नहीं हुआ। तो ये अकाउंटेबिलिटी को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, जवाब तो इसको ही देना पड़ेगा बेटा। It indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duties by his subordinates। तो अकाउंटेबिलिटी क्या इंडिकेट करती है, मैनेजर को इंश्योर करती है कि जो सबॉर्डिनेट है वो अपना काम ठीक से डिस्चार्ज करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो एम्प्लॉई को पता रहेगा कि सर जवाब तो मुझसे ही मांगेंगे, कल को मेरी नौकरी पे खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैनेजर इंश्योर हो जाता है अकाउंटेबिलिटी देके कि भाई अब ये एम्प्लॉय जो है वो ठीक से काम करेगा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसको पकड़ लिया जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, हमने 3 एलिमेंट पढ़े, तो कंक्लूजन ये निकल के आया बेटा, इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हाइल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज। तो बेटा ये 3 चीजें निकल के आई। अथॉरिटी क्या होती है, डेलीगेट होती है, यानी उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही हम अथॉरिटी किसी को ट्रांसफर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली जाएगी, यानी मान ली जाएगी कि वो रिस्पॉन्सिबल हो गया इसके लिए, और अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर थोप दी जाएगी, जवाबदेही कि बेटा मैंने पावर दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो मर्जी करेगा। अथॉरिटी देने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तेरी, अब ये जो मैं काम दूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बेटा तू ही जिम्मेदार माना जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा जवाबदेही। तो बेटा ये तीनों का इंटरलिंक है जो आपके सामने नजर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली जाती है, और अकाउंटेबिलिटी क्या करते हैं, हम इम्पोज कर देते हैं, थोप देते हैं उसके ऊपर कि तू ये बेटा जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से डिराइव हुई, अथॉरिटी से, क्योंकि पावर जैसे ही दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली गई उसकी। और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से पैदा हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जब हमने उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली कि ये काम मैं करूंगा, तो बेटा उसके लिए जवाबदेह भी वही होगा, क्योंकि उसी को जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सामने है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से निकल के आई और अकाउंटेबिलिटी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल के आई है। ये आपके सामने फिर वही आ गया ऑनलाइन क्लास सपोर्ट आपकी, कि किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके के अकाउंट में लॉगिन नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बेटा। चलो जी, अब बहुत देर हो गई, मुझे भी बोलते बोलते आप भी बोलोगे सर आज तो बहुत ज़्यादा बोल लिया। तो बेटा अब आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस आ गए, अब आप क्वेश्चन करिए, आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। जिसको भी अभी तक कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट रहा थ्योरिकल में, तो अभी आप क्वेश्चन देखिए, आपके सारे डाउट दोबारा क्लियर हो जाएंगे। चलो जी, आपके सामने क्वेश्चन आ गया ट्रू और फॉल्स का एक। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। आपके हिसाब से ये ट्रू है या फॉल्स है? उत्तरदायित्व सौंपे गए कर्तव्य को निभाने के लिए अधीनस्थ का दायित्व है। क्या आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? फटाफट जरा अपने चैट बॉक्स में टाइप करो। अमित आरपी विवी का आंसर आ गया है ट्रू। मनीष भारती ट्रू, जीवांशी बेस्ट ट्रू, दलीप रावत ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत सारे आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ट्रू ट्रू ट्रू। मानसा अरोरा ट्रू, टेक माई नेम ले लिया जी आपका नाम, ट्रू 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 ट्रू, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत फास्ट चैट जारी है, बहुत फास्ट, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है सबॉर्डिनेट का कि वो उस काम को करके देगा। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड। जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है उनके लिए जोरदार क्लैपिंग मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर है बेटा ट्रू, वेल डन, बहुत बढ़िया।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश गिव्स मैनेजर्स द राइट टू टेक डिसीजंस। डैश प्रबंधकों को निर्णय लेने का अधिकार देता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट। शिवानी चौहान कह रही है सबसे पहले मैंने बताया था। बिल्कुल बेटा आपने ही बताया था, हम कब मना कर रहे हैं, आपने नहीं बताया। फटाफट जरा फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दो। डैश गिव्स मैनेजर्स द राइट टू टेक डिसीजंस। क्या मैनेजर्स को देता है डिसीजंस को लेने के लिए? सबॉर्डिनेट का मीनिंग बेटा जो आपके नीचे वर्कर्स काम करते हैं, यानी आपके बिल्कुल नीचे जो ऑफिसर है वो कहलाता है आपका सबॉर्डिनेट। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं। अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी, एम्प्लॉई, अथॉरिटी अथॉरिटी, बहुत सारे बच्चों के बहुत करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। चैट बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, मैं नाम नहीं पकड़ पा रहा हूँ बेटा आपके अभी। प्रियंका चौहान, इन सबका अथॉरिटी 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 अथॉरिटी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। शिवम भगत कह रहे हैं मेरे सर मेरा नाम लो अथॉरिटी, मेरे पास अथॉरिटी है मेरा नाम लेने की, आपके पास अथॉरिटी है तो ठीक है बेटा ले लिया आपका नाम, बहुत बढ़िया। सिंपल सी चीज़ आपको बताया था, अथॉरिटी गिव्स मैनेजर्स टू राइट टू टेक डिसीजन। बिल्कुल, जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो अथॉरिटी है यानी अधिकार जो है वो प्रबंधकों को निर्णय लेने का अधिकार देता है। बहुत बढ़िया बेटा, हिंदी में ही बता रहा हूँ बेटा मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। वेरी गुड, हिंदी में भी लिखा है एक बच्चे ने अधिकार। तो अथॉरिटी गिव्स मैनेजर्स टू द राइट टू टेक डिसीजंस, यहाँ बोलते हैं अधिकारी होता है जो निर्णय लेने का अधिकार देता है। तो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड आंसर्स, अथॉरिटी। चलो जी एक और आ गया बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन शेयरिंग डैश विद सबॉर्डिनेट्स। अधिकार अंतरण का अर्थ है डैश अधीनस्थों के साथ साझा करना। फटाफट बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। राहुल सिंह सर नाम लो प्लीज। टेक्नोलॉजिकल गेमर मेरा नाम भी लो, ले लिया बेटा। अब आंसर दो फटाफट जरा फिल इन दी ब्लैंक्स का। रंजीत कुमार ने हिंदी में लिखा अधिकार, वेरी गुड बेटा, हिंदी में टाइप किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन शेयरिंग डैश विद सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी अथॉरिटी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन शेयरिंग डैश विद सबऑर्डिनेट। सुपीरियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार पावर, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर में दो आंसर्स आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकार, पावर भरियम शास्त्री। चलो जी देखते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार दो तरह के आंसर आ रहे हैं आपके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि अधिकार तो हम ट्रांसफर करते ही करते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ शेयर करते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सबॉर्डिनेट्स है बेटा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब दिया, उत्तरदायित्व जवाब दिया, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डैश नहीं सौंपी जा सकती। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था, फटाफट जरा चैट बॉक्स में आंसर दो मुझे फटाफट इसका। डैश कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। जय भारत आपका नाम भी ले लिया बेटा। बेटा पावर को हम ट्रांसफर करते हैं नीचे की ओर, लेकिन यहाँ शेयरिंग की बात हो रही है तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आंसर आने शुरू हो गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ध्यान से बेटा क्वेश्चन पढ़ो। विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, मानसी कुमारी, अकाउंटेबिलिटी, रंजीत, आरती, आशीष जैन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड आंसर्स। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है बेटा उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जवाब तो उसको ही देना पड़ेगा, वो किसी और के ऊपर टाल नहीं सकता। बहुत बढ़िया बेटा, इसका जवाब है अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही सौंपी नहीं जा सकती, जवाब दे तो वही रहेगा जिसको उत्तरदायित्व दिया गया है। हर्ष कुमार आपका नाम भी ले लिया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। भगत सिंह आपका नाम भी ले लिया मैंने बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अकाउंटेबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जवाब दे तो आप ही रहोगे। चलो जी, एक मैचिंग का क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। ए को किससे मिलाओगे 1 2 3 से, बी को किससे मिलाओगे, जरा मैचिंग करके दिखाओ फटाफट फटाफट। वेरी गुड। Authority arises from formal position, authority arises from responsibility, authority arises from the authority delegated। क्या आपके हिसाब से इसका आंसर है? फटाफट लिखो जरा मैचिंग में। ए का 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही बी है अकाउंटेबिलिटी, arises from formal position है, arises from responsibility है, arises from the authority delegated है। बेटा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, छोटे छोटे नाम नहीं लेता बेटा, बड़े बड़े भी ले रहा हूँ। चमन प्रकाश सर, छोटे छोटे नाम ही लेते हो आप। छोटे बोलने में आसानी रहती है ना। टेक्निकल गेमर आपका नाम भी ले लिया। जल्दी से आंसर बताओ जरा, मैचिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट। आरती भी बोल रही है सर आल्सो गिव आंसर। पता है बेटा मुझे, मैं सबके आंसर्स देख रहा हूँ, लेकिन नाम में कई बार नहीं ले पाता ना, इतने सारे बच्चों के नाम आ रहे हैं कि पता ही नहीं चलता। तो जो फटाफट नजर आता है वो बोल देता हूँ मैं। बाकी जो आंसर दे रहे हैं मुझे सबका नाम ध्यान है, दिमाग में मेरे आप सारे हो कि आप बहुत ही सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो। फटाफट आंसर दो बेटा। आंसर आने शुरू हो गए। अवनी जैन ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। चलो बेटा ध्यान से जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। राजीव कुमार ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2। चलो जी, और आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड। ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3। अभी देखते हैं बेटा, ए का 1 बी का 2, ए का 2 बी का 2, 1 3 मैच सही है सर। देखते हैं बेटा। टेक्निकल गेमर आपका नाम ले लिया मैंने, फटाफट जरा जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। चलो जी, आंसर काफी लोगों के करेक्ट आ रहे हैं। चलो जी, मैं दिखाता हूँ आपको। अथॉरिटी किससे मैच करेगा? 1 से। अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, आपको बताया था ना, अथॉरिटी बेटा पोजीशन से क्रिएट होती है। जो आपको पोस्ट दी गई है उसी से आपकी अथॉरिटी क्रिएट होगी, क्योंकि पोस्ट में ही अथॉरिटी होती है। कहते हैं ना बेटा, पद बड़ा होता है, तो पोस्ट से क्रिएट होती है अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताया भी था अभी, अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी डेलीगेटेड। यानी कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से क्रिएट होगी? अराइजेस फ्रॉम द अथॉरिटी डेलीगेटेड। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अथॉरिटी इज रिलेटेड टू एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी। फटाफट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। रंजीत कुमार, यस यू आर राइट। खुशी मेहंदी रत्ता, आपका नाम भी ले लिया बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जरा इसको ट्राई करो, मैच करके दिखाओ फटाफट। श्रद्धा शर्मा बेटा, आपका नाम भी ले लिया मैंने। कुणाल शर्मा सर, मेरा नाम तो आप गलती से भी नहीं लेते। ले लिया बेटा, मैं सबका नाम ले रहा हूँ फटाफट। सत्यम भारती, आपका नाम भी लिया। फटाफट मैच करके दिखाओ, आपके सामने है। बी का 3, ए का 1 बी का 3। ज्योति कश्यप। सानू चौधरी, ए का 2 बी का 1। ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चंस को, 1 एंड 3। अभी देखते हैं बेटा फटाफट। चलो जी, आपको दिखा देता हूँ। अथॉरिटी इज रिलेटेड टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही चीज है बेटा। हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें। जैसे अभी क्वेश्चन आया था ना, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेयरिंग नहीं होती। और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो बिल्कुल सही जवाब है ए का 1 और बी का 3। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो जी, एक और आ गया बेटा मैचिंग का क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स और अकाउंटेबिलिटी मीन्स, इसको जरा फटाफट मिला के दिखाओ, मैचिंग करके दिखाओ फटाफट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या है और अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या है? फटाफट जरा मैच करके दिखाओ। पिंकू सोनी, यस सर।
माइन आंसर सर राइट, बिल्कुल बेटा, मैं देख रहा हूँ सबके आंसर, बहुत सारे बच्चों के ज्यादातर के आंसर ठीक है। शिखा द्विवेदी का आंसर भी ठीक है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, फटाफट मैचिंग करो, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ठीक है, फटाफट जरा। सर मेरा नाम भी लो बेटा, सबके नाम ले रहा हूं मैं। आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। चलो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेशन। आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आपका क्या हो गया, एक तरीके से दायित्व हो गया कि आपको वो काम करना है। और अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या है? एब्डिक्शन, यानी त्याग करना पड़ेगा एक तरीके से। ये है इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बेटा आप अकाउंटेबल माने जाओगे, आपको पद का त्याग भी करना पड़ सकता है, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर है बेटा, ए का है 2 ऑब्लिगेशन और बी का है एब्डिक्शन, क्योंकि अकाउंटेबल में आपको त्याग भी करना पड़ सकता है अपनी पोस्ट का भी। तो बहुत बढ़िया आंसर्स, वेरी गुड बेटा। चलो जी, वेरी गुड। अब फटाफट हम इन तीनों में लिंक देख लेते हैं बेटा, फटाफट। ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो बेटा अभी हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आपके सामने स्क्रीन पर देखो अब, कि अगर हम अर्थ के आधार पे अब तीनों का अंतर लें, तो अथॉरिटी का मतलब हो गया राइट टू कमांड, यानी आदेश देने का अधिकार जो होता है उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, राइट टू कमांड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड असाइन टास्क, यानी उस काम को करने के लिए आपका एक तरीके से दायित्व हो गया, उसको बोलते हैं उत्तरदायित्व। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, यानी कि जो भी आपको टास्क दिया गया उसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसके लिए आप ही जवाबदेह हो। तो ये बेटा इन तीनों का मतलब हो गया, जो हम पढ़ भी चुके हैं अभी, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में दोबारा दिखा रहा हूँ। फिर अगर हम डेलीगेशन के बेस पे देखें तो अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, यानी कि अथॉरिटी को हम डेलीगेट नहीं करते, पावर को डेलीगेट नहीं करते। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, सॉरी, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड है, यानी अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, यानी पूरी तरह से मैं डेलीगेट नहीं कर सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी। लेकिन जो जवाबदेही है बेटा वो कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, यानी उसको हम डेलीगेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये इन तीनों में लिंक होता है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है उसको हम डेलीगेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तीसरा है बेटा ओरिजिन जो होता है, तो ये देखो बेटा आपका कि अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी जो अराइज होती है वो फॉर्मल पोजीशन से होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अराइज होती है बेटा वो डेलीगेटेड अथॉरिटी से होती है, और जवाबदेही जो होती है बेटा वो कहाँ से होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। अभी एक क्वेश्चन आया था मैचिंग का, उसमें शायद अकाउंटेबिलिटी को हमने मैच करा था अथॉरिटी से, डेलीगेटेड अथॉरिटी से। तो बेटा अकाउंटेबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही अराइज होती है, तो उसका आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जो एक मैचिंग का क्वेश्चन था पिछला, शायद वो हमने अथॉरिटी से मैच कर दिया गलती से। तो जवाबदेही जो अराइज होती है बेटा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर हम फ्लो देखें तो सिंपल सी चीज है, अथॉरिटी डाउनवर्ड सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, यानी ऊपर से नीचे की ओर आती है, यानी हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ आती है। और जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों अपवर्ड जाते हैं, यानी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाते हैं। सबॉर्डिनेट सुपीरियर के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है अपना, और जवाबदेही भी जो होती है वो सबॉर्डिनेट की सुपीरियर की तरफ होती है। तो ये दोनों अपवर्ड जाते हैं बेटा, और ये डाउनवर्ड जाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम शॉर्टकट में पढ़ चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट जरा, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स विद। अब ये आपके सामने एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना जरा इस क्वेश्चन को। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ए बी सी डी में आपको जवाब देना है बेटा इसका, फटाफट जरा जवाब दो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। अधिकार अंतरण का तात्पर्य केवल अधिकार देने से है ताकि अधीनस्थ संचालन कर सके। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को बेटा फटाफट। फटाफट मैं आपका चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं। ए बी
सोनू श्रीवास ए, आयुषी गुप्ता बी, खुशी मेहंदी रत्ता ए। बेटा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से। संश्रुति जैन ए, खुशी मेहंदी रत्ता ए, वंश कुमार ए, पूजा बेहरा सी, आशा ए, जय भारत सी, जीवांशी बिस्ट ए, हमेदु इस्लाम ए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। था बेटा, मैंने बताया था ना, विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही रह के, जो उसकी लिमिट्स हैं उसके अंदर ही वो अथॉरिटी ग्रांट करता है, उससे बाहर जाके वो अथॉरिटी ग्रांट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया बेटा, ए ही आंसर है इसका। वेरी गुड प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया, ए आंसर है इसका, सी नहीं है बेटा, ए आंसर है इसका। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी ध्यान से देखना। खुशी मेहंदी रत्ता ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। राम वाज गिवन ए टास्क बाय हिज सुपीरियर टू प्रिपेयर ए प्लान इन 15 डेज। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को बेटा। He asked two of his subordinates to work upon two aspects of his task. One of his subordinates met with an accident and could not complete his work. Who is answerable for this task? ध्यान से पढ़ना बेटा इस क्वेश्चन को। राम वाज गिवन ए टास्क, यानी राम को एक काम दिया उसके सुपीरियर ने कि उसको एक प्लान बनाना है 15 दिन के अंदर। उसने क्या किया, आगे अपने सबॉर्डिनेट को ये काम दे दिया कि 2 एस्पेक्ट पे काम करो, इसकी 2 अधीनस्थों को लगा दिया। अब उसमें हुआ क्या, एक जो अधीनस्थ था राम का, उसका बाई चांस एक्सीडेंट हो गया और वो काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाया। तो आंसरेबल कौन होगा बेटा इसके लिए? राम होगा, राम का सबॉर्डिनेट होगा, राम का सुपीरियर होगा, या इनमें से कोई भी नहीं? फटाफट आंसर दो और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ए आंसर आने शुरू हो गए हैं, ए बी, ए सी। ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, डी भी आया एक का आंसर। बेटा रिस्पॉन्सिबल तो कोई ना कोई होगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिस्पॉन्सिबल कोई ना हो। राम इज अकाउंटेबल, अंतिका नौगल, अबू फजल राम। वेरी गुड बेटा, मैंने बताया था ना आपको कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। राम को काम दिया गया था, अब राम ने आगे दे दिया, वो उसकी सरदर्दी है, लेकिन जवाब किससे मांगा जाएगा? राम से, क्योंकि राम को वो टास्क असाइन हुई थी, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। वेरी गुड बेटा, ए इसका जवाब है, आंसर है ए, राम ही अकाउंटेबल होगा, क्योंकि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से मुकर नहीं सकता, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट नहीं है डेलीगेशन का? फटाफट। आदित्य कुमार ठाकुर, जल्दी से आंसर दो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट आंसर आने शुरू हो गए हैं। रेशमा राजपूत डी, मेघा यादव डी, खुशी ए। बेटा ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, वेरी गुड बेटा, सिंपल सी चीज है। अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। अधीनस्थ का अपने अधिकार का अपने अधीनस्थों को आदेश देने और कार्रवाई करने के लिए एक व्यक्ति के अधिकार को संदर्भित करता है। इसको भी ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की। इकरा परवीन, आपका नाम भी ले रहा हूं मैं, फटाफट जरा। एक और एमसीक्यू है आपके सामने। आदित्य कुमार ठाकुर, बेटा आपका नाम ले लिया। अब जल्दी से आंसर दो जरा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टेक एक्शन। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से पढ़ना जरा, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए डी, ए डी, ए। ध्यान से पढ़ो बेटा, ए। बहुत बढ़िया बेटा, विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, इसका आंसर आएगा। अपने स्कोप से बाहर जाके वो डिसीजन नहीं ले सकता, कमांड नहीं कर सकता, तो बेटा इसका आंसर है विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन के अंदर रहकर ही। सुनीता देवी का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ए आंसर 1। नेक्स्ट है बेटा, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी
accomplished necessary। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, फटाफट जरा इसका आंसर भी दो। बिस्ट बॉय सुमित, बेटा आपका नाम भी ले लिया मैंने, अब आंसर दो फटाफट। पिंकू सोनी विद इन द स्कोप, वेरी गुड बेटा। कामिनी झा विद इन द स्कोप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, नेक्स्ट का जवाब दो फटाफट। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी accompanied with necessary क्या, अथॉरिटी, इंसेंटिव, मैन पावर, प्रमोशन। आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अथॉरिटी जब तक आप नहीं दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो डेलीगेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब आते हैं बेटा फटाफट इंपॉर्टेंस की, जो डेलीगेशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंपल टर्म्स में मैंने आपको फटाफट वैसे समझाई दी थी कि डेलीगेशन होती क्या है। जैसे मैंने आपको स्कूल का सिंपल एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल सर का लेके, क्लास टीचर का लेके। तो नीचे आप देख रहे हो इफेक्टिव मैनेजमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि डेलीगेशन से क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। कैसे होगा वो, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज द मैनेजर आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जब आप काम को ट्रांसफर कर दोगे, उनको दे दोगे, काम सौंप दोगे अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो आप जो मेन काम है उस पर कंसंट्रेट कर सकते हो। तो आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे आप स्कूल्स में देखते हो आपके प्रिंसिपल सर काम अपने टीचर्स को इंचार्ज बना देते हैं और वो मेन काम देखते हैं बेटा। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा सबसे पहली चीज। दूसरा बेटा एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट भी होगी। देख रहे हो आप ये पिक्चर मैंने नीचे जो लगाई है सब उसी से लिंक्ड है। एम्प्लॉय बढ़ता जा रहा है, कैसे होगा वो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। As a result of delegation, employees get more opportunities to utilize their talent and this may give rise to latent ability in them। तो बेटा जब हम काम देते हैं किसी भी एम्प्लॉयज को तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नया काम सीखेगा, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है उसको। तो इट अलाउज देम टू डेवलप दो स्किल्स विच विल एनेबल देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड एज्यूम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी विच विल इम्प्रूव देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। तो बेटा जब हम नीचे वालों को पावर देते हैं, उनको नए नए काम देंगे तो उनको भी मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। उनको भी लगता है कि हाँ सर ने हमें चांस दिया है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं और तरह तरह के स्किल उनके अंदर भी निकल के आते हैं, क्योंकि उनको नए नए काम, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे डील करना है वो सब सीखने को मिलता है। तो वो एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे ही नीचे देख रहे हो भाग रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, कर्मचारी क्या होते हैं, अभी प्रेरित भी होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड द सेल्फ एस्टीम ऑफ एन एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव हिज कॉन्फिडेंस। तो बेटा जब हम किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसको लगता है ना आत्मसम्मान की, यार मेरे को रिस्पेक्ट मिल रही है। जैसे सिंपल सा मॉनिटर भी बना देते हैं सर किसी बच्चे को, तो उसको लगता है कि सर ने यार मुझे मॉनिटर बना दिया, नहीं अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसे ही बेटा एम्प्लॉयज में भी होता है सेम चीज। He feels encouraged and tries to improve his performance further। तो उसे लगता है मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा और अच्छा करके दिखाऊंगा। तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं जब उनको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बेटा। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, देख रहे हो पहले छोटा सा पौधा था, फिर हमने पानी दिया और बढ़ता गया बढ़ता गया, बड़ा बन गया। तो ऐसे ही बेटा डेवलप होता है। कैसे, डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ए रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर्स। तो जब हम उनको नए नए काम सिखाते हैं, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो बेटा बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हमारे पास तैयार हो जाते हैं जो नई नई पोजीशन पे नए नए काम कर सकते हैं आपके लिए। और बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, क्योंकि जो अथॉरिटी हम जब ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था ना सोपान श्रृंखला, तो वही चीज है, क्योंकि इसके बेस पे क्या होता है, मैनेजमेंट हायरार्की बनती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच आर द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा इसी से तो पूरा बन के आता है कि इसके पास टॉप लेवल के पास पावर है, यानी ये डिसीजन लेते हैं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन लेते हैं, ये एक्शन लेवल पे काम करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक तरीके से सिस्टम बन जाता है डेलीगेशन से ही बेटा। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे, दिस हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एज इट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्क बीइंग डन एट वेरियस लेवल्स। तो बेटा सबको काम दे दिया जाता है कि उसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती, ड्यूटी डुप्लीकेशन नहीं होता, जिसको जो काम करना है वही करेगा, दो दो बंदे नहीं ऐसा एक ही काम कर रहे हैं। तो इससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है आपस में उनका बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है बेटा, जब क्लैरिटी रहेगी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में, तो उनके बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। सारे डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस के बीच में आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन के आएगा।
तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। चलो फिर अब एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन? आ जाओ जी अब क्वेश्चन पे वापस। हायरार्की का मतलब ज्योति कश्यप पूछ लिया। हायरार्की का मतलब होता है बेटा एक, हायरार्की हम बोलते हैं कि एक स्तर ऊपर से नीचे, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, हायरार्की, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो ये होता है हायरार्की। भगत सिंह, हायरार्की का मतलब बेटा एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े ना आपने, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, तो उसको बोलते हैं स्टेप्स जो होते हैं उसको बोलते हैं हम हायरार्की। अब आपके सामने है बेटा एक क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि मंडल का महत्व नहीं है? प्रतिनिधि मंडल का मतलब डेलीगेशन ही है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, आंसर आने शुरू हो गए, डी डी डी। बिल्कुल, इफेक्टिव मैनेजमेंट हमने पढ़ा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पढ़ा, मोटिवेशन पढ़ा, लेकिन ओवरबर्डन थोड़ी ना होता है इससे टॉप मैनेजमेंट, बल्कि उसको तो रिलीफ मिलता है। तो बिल्कुल सही जवाब है डी, इसका आंसर है। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। Facilitation of growth is one of the advantage of delegation, which includes expansion of business, modernization, diversification, all of the above। तो ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन। ग्रोथ जो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ली थी, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ एक एडवांटेज है, तो इसमें क्या क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, या ऑल ऑफ द अबव? नरपत पाल सर, मेरा नाम भी लो, ले रहा हूँ बेटा, फटाफट आंसर दो अब मुझे। आंसर आने शुरू हो गए, डी डी डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि ग्रोथ में सारी चीजें आएंगी, बिजनेस एक्सपैंड भी होगा, मॉडर्नाइजेशन भी होगा और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी ही है इसका आंसर। चलो जी, बहुत बढ़िया जवाब बेटा। अब आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ सर। इसमें आप देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया नजर आ रहा है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नजर आएगा ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर इसके नीचे आप देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फिर इसके नीचे देख रहे हो डिविजन्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्टेट्स बना दिए अलग अलग, उनको पावर दे दी। स्टेट ने क्या किया, डिविजन्स बना दिए। डिवीजन ने क्या किया, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद। फिर उसमें से हमने ब्लॉक निकाल दिए जिसको हम बोलते हैं तहसील। फिर नीचे विलेज बांट दिए, गांव, ग्राम पंचायत। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना दी, महानगर पालिका जिसको बोलते हैं, कुछ म्यूनसिपैलिटीज बना दी जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं, कुछ सिटी काउंसिल्स बना दी जिसको हम नगर पंचायत बोलते हैं, और उसके बीच में वार्ड्स होते हैं। तो ये तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंडिया का, यानी प्रशासक जिसको बोलते हैं ना, प्रशासनीय ढांचा, वो है ये इंडिया का। लेकिन मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से लिंक है। अभी आप देखोगे जिस तरीके से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वही लिंक्ड हमारा अभी बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से आएगा। ये नीचे हमने पावर्स ट्रांसफर किए सबको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम नहीं दे सकती, तो उसने पावर को ट्रांसफर कर रखा है स्टेट्स को, स्टेट ने डिवीजन बना दिए, डिस्ट्रिक्ट बना दिए, तो नीचे तक पावर चली गई। तो अब इसका क्या यूज है बेटा, देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक इसी से लिंक्ड है आपका। Those organizations in which decision making authority lies with the top management are termed as centralized organization। सिंपल सी चीज है, जैसे आप ये नीचे भी देख रहे हो, अगर पावर्स सेंट्रल में है, यानी एक ही बंदे के पास पावर है, टॉप मैनेजमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने की, तो हम उसको बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है। whereas those in which such authority is shared with lower level are decentralized organization। इसका मतलब क्या है कि जब हम पावर को डिफरेंट लेवल्स के साथ शेयर करते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, बहुत सारी जगह मिच 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 घुचमुच हो रखा है, तो ये होता है बेटा डिसेंट्रलाइज। जैसे अभी आपको जो मैंने दिखाया था वो डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रल से चल के नीचे तक पावर आ रही है वो, तो वो डिसेंट्रलाइज था। तो ये डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारा मेन टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम अथॉरिटी को टॉप लेवल से बिल्कुल नीचे के लेवल तक लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड विद लोअर लेवल एंड इज कंसिक्वेंटली टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे के लेवल तक हम लेके आते हैं,
जैसे अभी आपको दिखाया था ग्राम पंचायत तक लेके आते हैं कि वो गाँव का सारा हिसाब किताब वही देखेंगे, उनको पावर दे दी है, उनको पैसा दे दिया जाता है, वो डेवलप करते हैं, ताकि जो भी उनके आसपास नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब जो काम उसको अच्छे तरीके से कर सकता है, जैसे ग्राम पंचायत है तो बेटा वो गांव को आसपास आराम से देख सकते हैं, तो उनको वो पावर दे दी जाती है कि उनके बारे में वो डिसीजन ले, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। When decisions taken by the lower level are numerous as well as important, an organization can be regarded as greatly decentralized। इसका मतलब क्या होता है कि जब नीचे वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने की पावर दे दी जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि उन्होंने पावर नीचे तक बहुत ज़्यादा ट्रांसफर कर रखी है। An organization is centralized when decision-making authority is retained by higher management levels, whereas it is decentralized when such authority is delegated। वो तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बताई दी कि भाई जब पावर एक ही के पास रहेगी टॉप के पास तो वो है सेंट्रलाइज, जब पावर को हम अलग अलग ट्रांसफर कर देंगे तो वो हो जाता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। Complete centralization would imply concentration of all decision making function at the apex of the management hierarchy। तो बेटा जब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि पावर एक के पास ही रहेगी, सारे डिसीजन वही लेगा, सबको उसी की माननी पड़ेगी, जैसे आप नीचे देख रहे हो पिक्चर में। सच ए सिनेरियो वुड ऑब्विएट द नीड ऑफ ए मैनेजमेंट हायरार्की। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैनेजमेंट हायरार्की को ये कम कर देगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, सारा काम तो वही देखेगा। फिर भाई मैनेजमेंट हायरार्की कम से कम की जरूरत पड़ेगी उस केस में, अगर सारे काम वही देखने लग जाएंगे तो। On the other hand, complete decentralization would imply that delegation of all actions making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need of higher managerial position। और इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा, यहाँ जैसे देख रहे हो कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम पूरा कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि सारे डिसीजंस लोअर लेवल तक पहुंच जाएंगे और हमें मैनेजमेंट हायर मैनेजरियल पोजीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो भाई टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है, जब सारी पावर नीचे ही दे रही, सारे डिसीजन वही लेंगे, तो फिर टॉप लेवल की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस केस में। तो मेन क्या कंक्लूजन निकल के आया, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा पूरी तरह से सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नहीं होती, ना ही किया जाना चाहिए उसको। As it grows in size and complexity, there is a tendency to move towards decentralized decision making। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो क्या होगा बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि सारी फिर डिसीजन एक बंदा नहीं ले सकता, उसे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होने लगता है। दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दोज एम्प्लॉइज हु आर डायरेक्टली एंड क्लोजली इन्वॉल्व विद द सर्टेन ऑपरेशंस tend to have more knowledge about them than the top management, which may only be indirectly associated with individual operations। क्योंकि बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसे होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको तो सारे काम पता नहीं होते ना, जो बंदा ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा है उसको ज्यादा पता होता है बल्कि टॉप मैनेजमेंट से। जैसे आपके क्लास टीचर हैं, उनको अपनी क्लास के बारे में जो पता होगा वो प्रिंसिपल सर को भी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि टीचर आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उनको पता है कौन सा बच्चा शैतानी करता है, कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है, उनसे कोई भी पूछेगा वो हर बच्चे के बारे में बता देंगे। लेकिन प्रिंसिपल सर को हर क्लास के बारे में नहीं पता होता, हर बच्चे के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो बेटा इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन में जो उन काम के साथ जुड़ा हुआ है उनको वो पावर दे दी जाती है ताकि काम इजीली हो जाए। Hence there is a need for a balance between these coexistency, so it can be said that every organization will characterize by both centralization and decentralization। तो बेटा इसीलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। एवरीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड, वो कहावत है ना कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो हमेशा एक बैलेंस रहना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बेटा हमें बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है। अब चलो जी इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा फटाफट, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज। विकेंद्रीकरण कर्मचारी की वृद्धि को सुविधाजनक बनाता है। फटाफट जरा आंसर दो मुझे इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, फटाफट। कुणाल शर्मा सर एक बार और समझा दो बेटा, अभी देखो क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा दूं मैं, अभी मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको दोबारा समझा दूंगा सारी चीजें, फटाफट आंसर दो। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स। गुरदयाल सिंह लिख रहे हैं फॉल्स,
मोस्टली का आंसर आ रहा है ट्रू, फॉल्स, शुभम वर्मा भी फॉल्स। बेटा सिंपल सी चीज है, जैसे डेलीगेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन उससे बड़े लेवल पे है, नीचे तक जाता है, तो सिंपल सी चीज है बेटा कि ग्रोथ तो होगी होगी ना एम्प्लॉयज की। डिसेंट्रलाइजेशन में भी सेम डेलीगेशन की तरह ही पावर जब नीचे जाएगी तो उनको ग्रोथ का मौका मिलता है। तो आंसर है ट्रू, बहुत बढ़िया। फॉल्स नहीं है बेटा, इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि उनको ग्रोथ का मौका मिलेगा। खुशी मेहंदी रत्ता बेटा नाम ले लिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके सामने, डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन है, सभी संगठन में विकेंद्रीकरण अच्छा होता है क्या? सभी संगठन में, बहुत ही ध्यान से पढ़ना इस लैंग्वेज को। डिसेंट्रलाइजेशन इज गुड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स, सक्कम द्विवेदी, शिवम ट्रू, ट्रू ट्रू, ज्यादातर के आंसर ट्रू हो रहे हैं, कुछ का फॉल्स भी आ रहा है। सुजन गुप्ता फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, नो सर फॉल्स। खुशी मेहंदी रत्ता फॉल्स। बेटा एवरी टाइप बोल रहा है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने क्या बताया था अभी कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता है, स्तर बढ़ता है, तब डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अगर संस्था बहुत ही छोटी है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़े। तो फॉल्स है ये, फॉल्स है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है। जब ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ेगा तब आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। खुशी मेहंदी रत्ता ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड। एक फिल इन दी ब्लैंक्स है जी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर एज ऑल द अथॉरिटीज रिटेन्ड विद द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट आंसर दो जरा इसका। मानसी अरोड़ा ने भी सही आंसर दिया है। मोहम्मद अफजल लिख रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। बेटा बिल्कुल, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, आप सारी पावर नीचे ट्रांसफर क्यों करोगे? आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना पावर नीचे ट्रांसफर करने की। उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीचे जाएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो कहता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है कि करना पड़े हमें, नेसेसरी नहीं है वो। आंसर आने शुरू हो गए हैं। सेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर ऑल द अथॉरिटीज रिटेन विद टॉप लेवल ग्रेट पार्टिसिपेशन। ओके वेरी गुड बेटा, सही जवाब है आपका। सेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर ऑल द अथॉरिटीज रिटेन। आपको बताया था बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही वही है कि सारी पावर एक के पास ही है। तो बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट एक और आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर अथॉरिटी डिसाइड इज डेलीगेटेड और शेयर्ड अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान से पढ़ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर अथॉरिटी डिसाइड इज डेलीगेटेड और शेयर्ड अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आंसर आने शुरू हो गए। डिसेंट्रलाइजेशन, खुशी मेहंदी रत्ता, मानसी यादव, गुड़िया पंडित, विकास कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर अथॉरिटी डिसाइड इज डेलीगेटेड और शेयर्ड अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा विकेंद्रीकरण बोलते हैं उसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और आपके सामने क्वेश्चन बेटा मैचिंग का। फटाफट जरा मैच करके बताओ मुझे, डेलीगेशन किससे मैच होगा 1 2 3 4, और डिसेंट्रलाइजेशन हम किससे मैच करेंगे? फटाफट जरा। नेक्स्ट बेटा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट जरा आंसर दो मुझे इसका। मैचिंग का क्वेश्चन है, डेलीगेशन को किससे मैच करेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन को किससे मैच करेंगे? 1 2 3 4 आंसर आने शुरू हो गए हैं। अंजलि वर्मा, ए का 3 खुशी मेहंदी रत्ता, ए का 3, बी का 4 राशि बाली, एस पी खन्ना, थर्ड का बी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी आंसर आपको दिखा देता हूं मैं। डेलीगेशन इज ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। हम पढ़ चुके हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, यानी अपने से जो नीचे है बिल्कुल आपका, उसको ट्रांसफर करना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा,
ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। डेलीगेशन बिल्कुल अपने नीचे जो आपका ऑफिसर है उसको ट्रांसफर करना, और डिसेंट्रलाइजेशन में हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटी को ले जाते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। कई बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में बेटा। वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डिसेंट्रलाइजेशन इज क्या है? ए बी सी डी क्या है आपका जवाब? फटाफट लिखो जरा। गुड़िया पचोरी का भी आंसर ठीक है, राशि सिंह का भी आंसर ठीक है, पीयूष किशोर, शिवम भगत, बहुत बढ़िया बेटा, हिमानी पॉल, बहुत बढ़िया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है फटाफट बताओ जरा, आंसर आने शुरू हो गए हैं। डी सी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आयुषी गुप्ता सर खुशी मेहंदी दत्ता का नाम बार बार क्यों ले रहे हो? बेटा उसका आंसर पहले आ रहा है इसलिए मेरी नज़र के सामने, इसीलिए उसका नाम बार बार मुंह से निकल रहा है मेरे। ऐसा कुछ खास नहीं है, सभी आप मेरे लिए बराबर हो। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बढ़िया। ए है सिलेक्टेड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी प्राधिकरण का चयनित फैलाव है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही वही है बेटा। डिस्पर्सल का मतलब समझते हो ना, कि भाई फैलाव एक तरीके से कर देना, तो वही चीज होता है सिलेक्टेड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। हम बोलते हैं ना डिस्पर्स हो गई मीटिंग सब जाओ, तो डिस्पर्सल। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है ए। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर लेवल विदाउट अथॉरिटी, बेटा सी नहीं है, ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं इसका आंसर, ध्यान से पढ़ना जरा। सी नहीं है इसका आंसर, सी की लैंग्वेज पढ़ो। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर लेवल विदाउट अथॉरिटी दे रखा है, सी इसका आंसर नहीं है। बहुत बच्चे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। ए है इसका आंसर, बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ए है ध्यान से पढ़ो, सी नहीं है। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, फटाफट आंसर दो मुझे। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू retention of decision making authority, opening new branches, separation of divisions or level, dispersal of decision making authority। प्रदीप कुमार के आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, भाई वो अपने पास ही जब पावर रखता है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ए जवाब दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने बेटा। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन या प्लानिंग? फटाफट आंसर दो बेटा इसका। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, डेलीगेशन है, प्लानिंग है? तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? आंसर आने शुरू हो गए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन, प्लानिंग। तो बेटा ध्यान से, बहुत बढ़िया, कईयों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बट मैं भी आपको आंसर दिखाऊंगा। बी बी बी, बहुतों का आंसर बी आ रहा है, कईयों का सी भी आ रहा है। बी और सी में तो बेटा एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन एक्चुअली में, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे, जब हम अपने नीचे वाले को पावर देते हैं। जब ये बहुत बड़े लेवल पे हम नीचे तक ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो आंसर है बेटा सी इसका, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड, जिन्होंने भी सी दिया। चलो जी, अब फटाफट इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो पहली इंपॉर्टेंस है बेटा कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जो आपने बेटा डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, लगभग लगभग कुछ कुछ वैसी है इसकी, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो सेम, कि ये इनिशिएट करता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या? डेवलप। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है सेल्फ रिलायंस की, कॉन्फिडेंस लाता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में। जैसे हमारा कैसे था जो हमने डेलीगेशन में पढ़ा, सेम उनके बीच में आत्मविश्वास और क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर्स। तो हमें पता चल जाता है बेटा, जब हम पावर देते हैं किसी को, काम देते हैं, जो अच्छा करता है हमें पता चल जाता है कि ये बेटर है, इसको हम आगे भी और भी काम दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो बेटा इसमें उनकी फ्यूचर की प्रतिभा भी निकल के आती है। हम देखते हैं कि
कौन सा है जिसको चांस मिला अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का और उसने वो प्रूव करके दिखा दिया, तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा बंदा है जो ये काम कर सकता है, तो हम उसको आगे की पोस्ट भी दे सकते हैं, प्रमोशन भी दे सकते हैं इसके बेस पे। फिर है क्विक डिसीजन मेकिंग, कि भाई इसमें ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि हमने पावर नीचे तक ट्रांसफर कर ली तो डिसीजंस जो है अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती हायर अथॉरिटी से, कई बार वो नीचे ही अप्रूवल मिल जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत कोई पावर है, ऐसे वो क्विक डिसीजन लेते हैं, ऊपर से परमिशन की जरूरत नहीं होती। और देयर आर आल्सो लेस चांसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड, क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन इधर उधर गलत जानकारी की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि लंबे चैनल से वो आने की जरूरत नहीं पड़ती, वही डिसीजन हो जाता है नीचे के लेवल पर ही। और टॉप मैनेजमेंट को क्या मिलता है? रिलीफ। जैसे देख रहे हो ना पिक्चर में, ये आराम से म्यूजिक सुन रहा है बच्चा हुआ पेड़ों के बीच में जंगलों में, तो ऐसे बेटा टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीचे तक ट्रांसफर कर दिया काम, सिर्फ वो मेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग देखेंगे, सारा काम अपना वहीं पे ध्यान लगाएंगे पॉलिसी में, तो वो पॉलिसी मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और रिलीफ महसूस करते हैं, सारी पावर नीचे ट्रांसफर करके सारा काम। और इससे क्या होगा? ग्रोथ तो होगी होगी, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब आप सारे काम सौंप दोगे सबको और सब अच्छे तरीके से काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा बहुत बढ़िया, तो बेटा ग्रोथ तो होगी ही होगी। तो हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा रिटर्न होगी, तो बेटा ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी उनको। और कंट्रोल तो बेटर होगा ही होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, हम हर एक की परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं हर लेवल पे, कौन कैसा काम कर रहा है, क्योंकि उसके लिए वही अकाउंटेबल होगा, तो बेटा उससे बेटर कंट्रोल भी होता है। और हम क्या करते हैं फिर, वेरिएंस जो होते हैं हमारे, यानी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो इम्प्रूव भी कर सकते हैं उसके ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा, ताकि जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं। तो मेन चीज वही है बेटा कि इन रिस्पॉन्स टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बेटर कंट्रोल सिस्टम इवॉल्व किए गए हैं। जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड, या आप हाई लेवल पे पढ़ोगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो इससे बेटा ये पता चल जाता है कौन एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आपके सामने मैंने स्ट्रेटजी मैनेजमेंट आप पढ़ोगे हायर लेवल में, इसमें एक बैलेंस स्कोर कार्ड होता है जो हर तरह की परफॉर्मेंस चेक करता है, तो वो हम बनाते हैं ताकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पता चलती रहे। तो निष्कर्ष ये निकल के आया बेटा लमसम में, it must be noted that in spite of the benefits, decentralization should be applied with caution, as it can lead to organizational disintegration if the department starts to operate on their own guidelines, which may be contrary to the interest of the organization। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ध्यान से डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, ये नहीं कि हम पावर सबकी ट्रांसफर कर दें नीचे और वो अपने हिसाब से ही चलते रहें। तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहीं करना चाहिए, हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। तो विकेंद्रीकरण जो होता है बेटा, ऑलवेज भी बैलेंस विद सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। तो बेटा बैलेंस तो हर जगह जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो बैलेंस तो आपको बना के चलना ही चलना है। चलो जी, टाइम लगभग हो गया है, अब फटाफट एक दो एमसीक्यू मैं दिखा रहा हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर कंट्रोल, डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, या रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। तो बेटा आंसर भी मैं आपको फटाफट खुद ही दिखा देता हूं क्योंकि टाइम कम है। डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? बेटा ये सब हमने पढ़ लिया, क्विक डिसीजन मेकिंग है, बेटर कंट्रोल है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट है, लेकिन डीमोटिवेट थोड़ी ना होते हैं एम्प्लॉयज, वो तो मोटिवेट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी बेटा, डीमोटिवेशन। नेक्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूड्स, क्या होगी? रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्रिएट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर, आंसरेबिलिटी, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। तो बेटा इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, ये एक इंपॉर्टेंस है, ये तो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी नहीं कहीं भी। रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये भी इसकी नहीं थी इंपॉर्टेंस। क्रिएट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये भी नहीं थी। आंसरेबिलिटी, ये भी नहीं थी। तो आंसर है बेटा इसका 4, डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। और लास्ट इसका टॉपिक है बेटा, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कुछ बच्चे इसको सेम ही समझ के चलते हैं। तो डेलीगेशन क्या है? इट इज ए कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। तो बेटा डेलीगेशन तो कंपल्सरी है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, प्रिंसिपल सर सारे काम नहीं कर सकते, तो वो टीचर्स को बनाते हैं। ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन तो ऑप्शनल पॉलिसी है बेटा, ये टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पावर को ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं करना चाहता, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया। ऐसे ही अगर फ्रीडम ऑफ एक्शन पे देखें तो यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल डेलीगेशन में सुपीरियर का रहता है बेटा, फ्रीडम कम ही रहता है नीचे वालों को अपने डिसीजन लेने के लिए।
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बेटा एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल कम रहता है, ग्रेटर फ्रीडम दे दी जाती है। जैसे ग्राम पंचायत का मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उनको पूरी फ्रीडम है। ऐसे ही बेटा स्टेटस जो होता है, तो डेलीगेशन में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। इसमें क्या होता है, जनरली हम कार्य को बांट देते हैं कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है, जबकि ये बेटा रिजल्ट होता है पॉलिटिक डिसीजन का। टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाती हैं उसके ऊपर डिसीजन रहता है कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। स्कोप जो होता है बेटा डेलीगेशन का वो नैरो है, क्योंकि ये सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन बताता है। जो उसके बिल्कुल नीचे सबऑर्डिनेट है उनका रिलेशन बताएगा, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का बेटा बहुत वाइड स्कोप होता है और ये नीचे के लेवल तक ले जाता है डेलीगेशन को। तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा स्कोप है इसका, और डेलीगेशन तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। और पर्पस जो होता है बेटा डेलीगेशन का वो होता है अपने बर्डन को थोड़ा सा कम करना। जैसे प्रिंसिपल सर टीचर्स को काम दे देते हैं, इंचार्ज बना देते हैं, तो उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का मेन होता है रोल सबऑर्डिनेट बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, यानी उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, अपने हिसाब से काम करें। ग्राम पंचायत अपने हिसाब से गाँव की देखभाल करे, जो करना है वो करे, ऊपर वालों से कोई लेना देना नहीं है उनको। तो ये एक क्वेश्चन और आ गया बेटा आपके सामने फटाफट, बस लास्ट एक दो क्वेश्चन ही है फिर हम खत्म करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज किससे मैच करेंगे, डेलीगेशन को किससे मैच करेंगे, तो मैं आपको फटाफट दिखाई देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन तो होता है बेटा क्या, ऑप्शनल, अभी अभी मैंने बताया था आपको, और डेलीगेशन कंपल्सरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों में डिफरेंस। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी होती है और डेलीगेशन जो है वो कंपल्सरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में काम को कम करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके सामने, तो इसका भी अगर आप आंसर देखोगे, डेलीगेशन इज ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स है बेटा। यानी डेलीगेशन का मतलब क्या है, अथॉरिटी किसको ट्रांसफर करना, अपने सबऑर्डिनेट्स को। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, तो लोएस्ट लेवल तक ले जाते हैं बेटा वो। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, देखो हिंदी में भी लिख दिया मैंने। पिछली बार बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में होमवर्क नहीं दिया आपने, तो बेटा हिंदी में भी आपके सामने होमवर्क है, आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये भी आपका होमवर्क है, एक मैंने केस स्टडी टाइप बना दी आपके लिए, और ये भी आपका होमवर्क है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ताकि बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि भाई हिंदी में काम नहीं है, तो हिंदी में भी दे दिया है। लो जी, ये आपकी ऑनलाइन क्लास सपोर्ट है। अब ये तो आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका टाइम टेबल है, रट गया आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये आपका नेक्स्ट सेशन बेटा 29 तारीख को होगा, रिवीजन और टेस्ट यूनिट 5 एंड यूनिट 6 का हम रिवीजन और टेस्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका। और ये आपके सामने थैंक यू आ गया, एक मैंने आपके लिए शेर भी लिख दिया है। अरुण हूँ, नए अवतार में आया हूँ, इस दफा ऑनलाइन टीचर बनकर बच्चों का प्यार पाने आया हूँ। तो अब मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, कैसा रहा सेशन। और ये मैंने एक ईमेल आईडी भी बेटा लिख दिया इसमें, arundoeonlineclasses@gmail.com। आप हमारी कॉमर्स क्लासेस के बारे में, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा, कोई भी रिव्यू है बेटा, आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं मुझे। हमारी कॉमर्स क्लासेस के बारे में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ दोनों के बारे में क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या क्या कमियां लग रही हैं, आप चाहें तो इस पर अपने रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, arundoeonlineclasses@gmail.com। अब मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ बेटा। हाँ बेटा मैं ही हूँ जीवांशी बेस्ट आपके सामने। रोशनी शर्मा, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड बेटा, थैंक्स बेटा। मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेनेशन अच्छी ही देने की, और टाइम पे ही आज सेशन भी कोशिश की मैंने फास्ट करके कि आपको ज़्यादा देर ना बैठना पड़े, क्योंकि आप थक जाते हो 2 बजे के बाद, आपके दिमाग के धुएं उड़ने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 बजे फटाफट कर दिया बेटा। एक्सप्लेनेशन बेटा कोशिश करते हैं हम। एपिक जीवांशी बेस्ड, सर आपने डाउट क्लियर नहीं किए बेटा, डाउट तुम्हारे आते ही नहीं बिजनेस स्टडीज में। मैं देखता हूँ डाउट, एक दो डाउट होते हैं, वो भी नाम के लिए होते हैं, कुछ मजा नहीं आता डाउट में। आपको कॉमन डाउट पूछते हैं आप, बिजनेस क्या है, ये क्या है, तो वो अब हम अगले सेशन में एक रिवीजन क्लास लेंगे, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे बेटा। बिजनेस में एक्चुअली में डाउट ऐसे आते ही नहीं कि लेने का उनका मन ही नहीं करता, कॉमन से क्वेश्चन आते हैं बेटा। अकाउंट्स में हम इसीलिए सारे डाउट ले लेते हैं, इसमें आप कॉमन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम वैसे ही क्लियर कर देते हैं आपके डेली रूटीन में बोलते बोलते ही बेटा।
श्रुति जैन, संश्रुति जैन, सर यू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच कॉन्सेप्ट, थैंक्स बेटा। सर आज बहुत अच्छा समझ में आया बेटा, मैं कोशिश करता हूँ और सारे टीचर ही बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं बेटा, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना आसानी से समझ आए उसी लेवल पे ले जाके आपको कोशिश करते हैं हम समझाने की। जैसे आज मैं आपका स्कूल लेवल पे ही ले गया, फंक्शनल और सेंट्रलाइज होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज होता है। अरीबा मनोहरी, हाँ बेटा बिल्कुल सही समझा आपने, फंक्शनल जो होता है वो सेंट्रलाइज टाइप होता है और जो आपका डिविजनल होता है बेटा वो डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि जो डिवीजन हेड होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं, अपनी डिवीजन वो देखेंगे। टुडे क्लास वाज अमेजिंग, ज्योति कश्यप, थैंक बेटा। सर मुझे डेली ही समझ आता है, सिमरन झा, बहुत बढ़िया बेटा रोज अच्छा ही समझ आना चाहिए। मोनिका यादव, सर आप मेरा नाम नहीं लेते बेटा, मैं सबके नाम लेता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी, जो नाम मुझे नजर आता है। वंदना सक्सेना, सर ये कौन सा अवार्ड मिल रहा है आपको बेटा ये अवार्ड नहीं है, ये एक्चुअली में सिंगापुर में एक ट्रेनिंग हुई थी हमारी, तो उसका सर्टिफिकेट मिला था हमें, तो वो सर्टिफिकेट सेरेमनी है, उसमें सर्टिफिकेट था हमारा, एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था असेसमेंट के ऊपर, तो उसकी पिक है बेटा ये। अवार्ड बेटा बता दिया, अवार्ड नहीं है, ये ट्रेनिंग सेशन हुआ था बेटा, उसका एक सिंगापुर का है ये, एक हमारा असेसमेंट पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उसकी पिक है बेटा। तुषार तिवारी, एक बच्चा तो लिख रहा है सर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बोर भी हो जाता हूँ बेटा। वेरी गुड, आपने सच तो बोला कुछ कि आप बोर भी होते हो, कोई तो बच्चा है जो बोर हो रहा है, नहीं तो सारे बोल रहे हैं सर अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, एक आधा ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो थोड़ा बोर हो, ताकि हमें आगे अच्छा करने का मौका मिले। हिमानी पाल, सर आप अकाउंट और बिजनेस दोनों ही अच्छा पढ़ाते हो बेटा, कॉमर्स वालों को दोनों ही पढ़ाने पड़ते हैं, कॉमर्स का मतलब ही अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज दोनों लेके चलते हैं बेटा, हम कॉमर्स के टीचर हैं तो हमारे पास दो दो सब्जेक्ट हैं, बिजनेस और अकाउंट्स दोनों। निर्मल यादव, सर आप मेरा नाम नहीं लेते, सबका नाम ले रहा हूँ बेटा मैं। अजीत, सर अभी 6 यूनिट तो नहीं हुई, रिवीजन कैसे? बेटा हम यूनिट ऐसे ले रहे हैं जैसे आपका सिलेबस के अंदर है ना, पहली 3 यूनिट जो थी आपकी वो अलग से वेटेज दे रखी है, ऐसे ये जो 2 यूनिट है इनकी अलग से वेटेज है, तो हम वेटेज वाइज चल रहे हैं बेटा यूनिट की, जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है उसकी वेटेज देखना, आप सिलेबस में दे रखी है 12 नंबर के अराउंड, तो हम ऐसे यूनिट वाइज लेके चल रहे हैं, उसका इसीलिए टेस्ट ले रहे हैं ताकि उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होता रहे। चलो बेटा अब टाइम होने वाला है लगभग लगभग, बहुत देर मैंने अब तुमसे बातें भी कर ली तुम्हारी चैट्स भी पढ़ ली, अगले सेशन वालों को भी इंतज़ार ज़्यादा नहीं कराते। सबका नाम लेता हूँ बेटा मैं, जिनका नाम नहीं लेता उनका मैं दिमाग में रखता हूँ, मैं कहता हूँ ना बेटा नाम में क्या रखा है, काम देखता हूँ मैं, तो मैं सबका नाम देखता हूँ, जो जो बच्चे जवाब देते हैं सब मेरे दिमाग में है, कौन सा बच्चा कैसे जवाब देता है सब कुछ देखता हूँ मैं आदित्य कुमार ठाकुर, चाइना वालों से अवार्ड मिला है बेटा, चाइना नहीं है ये सारे चाइनीज ही नहीं होते हैं, सिंगापुरियन है। चलो अब मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपका रिवीजन कराएंगे यूनिट 5 और यूनिट 6 का। चलो बाय।